नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। अच्छी पैदावार के लिए बैंगन की फसल में पौधा सुरक्षा उपाय। अमरूद के बाग में लगने वाली कीटों की रोकथाम के उपाय। अपने राज्य बिहार और झारखंड में बैंगन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इस फसल से अच्छी पैदावार मिले, इसके लिए पौधा रोपाई के बाद से ही फसल की सही देखरेख करना होता है, क्योंकि फसल का सही प्रबंधन नहीं करने पर एक ओर जहां खेत में कीटों की अधिकता हो जाती है, तो वहीं दूसरी ओर रोगों का प्रकोप भी बढ़ता है, जो कि फसल की पैदावार में कमी लाते हैं। इसलिए अभी से ही बैंगन की फसल में पौध सुरक्षा के उपायों को अपनाएं। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत, जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल सिंह राजपूत। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो बैगन की फसल है इस समय अपने परिपक्व अवस्था में पहुंचने वाली है और फल देने की तैयारी इस पे है। अब हम देखते हैं कि इस पे जो है रोग और कीट व्याधि आना प्रारंभ हो गई है, क्योंकि वर्षा जैसे प्रारंभ हुई उसके कारण रोग और व्याधि, कीट व्याधि दोनों बहुत ही अच्छे से देखना हमको वहाँ मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं अभी बात करूँगा कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख रोग हैं जो अभी बैगन की फसल में हमको देखने मिल रहे हैं और वो क्षति कर सकते हैं। बैगन की फसल में कीट और रोग बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनका समय पर नियंत्रण करते रहें। इसमें सबसे पहला जो अभी रोग हमको देखने के लिए मिल रहा है वो आप देखेंगे अगर खेत में जाके, तो फल का सड़ना और साथ ही साथ हमारा जो अभी जो बैगन का जो पौधा है वो कहीं ना कहीं उसमें जो है पत्तियों का छोटा होना या बौनापन हमको देखने का मिल रहा है। और कई किसान ये लगातार शिकायत भी कर रहे हैं कि जो उनके पौधे हैं उनमें फल का बनना कम हो रहा है। तो सबसे पहले मैं फल सड़न की बात करूं तो जो पौधों में अभी फल का सड़ रहा है उससे किसान भाई को अगर बचाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कवकनाशी आते हैं जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हैं। उसको अगर वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैनकोजेब 75% WP में आता है, इसको यदि 600 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हम इस्तेमाल करें तो ये जो फल का सड़ना है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा एक और दवा है जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% प्लस कासुगामाइसिन 5% का कॉम्बिनेशन है। इसको यदि हम इस्तेमाल करते हैं 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, तो ये भी दवा जो है अत्यधिक प्रभावकारी हमको रोकथाम के लिए फ़ायदा देती है। इसी क्रम में यदि मैं जो दूसरे रोग की बात कर रहा था जिसमें पत्तियां जो हैं, पौधा बौना दिखने लगता है, पत्तियां छोटी हो जाती हैं, ये एक माइकोप्लाज्मा जनित रोग है और जिसका खेत में जो प्रभाव है वो हमको एक कीट जिसको हम लीफ हॉपर कहते हैं उसके कारण हमको देखने के लिए मिलता है। तो इसका मतलब हमें इस रोग से बचाने के लिए कीट से प्रबंधन करना पड़ेगा और उस कीट के प्रबंधन के लिए जो प्रमुख कीटनाशक दवा है वो आती है, आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी, थायोमिथॉक्सेम करके 20% WP की है। इसको यदि हम इस्तेमाल करते हैं 2 ml प्रति लीटर की दर से, तो भी ये जो कीट के नियंत्रण के साथ साथ हमारे बीमारी का नियंत्रण जो आसानी से होता है। इसके अलावा किसान भाइयों, इस रोग के फैलाव को रोकने के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए और रस चूसक कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए फसल में पीले चिपचिपे प्रपंच 10 से 12 प्रति एकड़ की दर से लगाएं और नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहिए। इसके अलावा अगर किसान भाई के प्रक्षेत्र में ये ज़्यादा मात्रा में दिख रहा है तो हमें क्या करना है कि जो भी रोग ग्रसित पौधा है सबसे पहले उसको वहाँ से हटा के किसी भी ऐसी जगह पे उसको नष्ट करना है जिससे वो खेत में और ज़्यादा प्रसारित ना हो सके। ये तो बात हो गई प्रमुख रोगों की। इसी क्रम में अगर हम कीट देखते हैं तो कीट जो अभी सबसे ज़्यादा कीट का प्रकोप हमको देखने मिल रहा है वो है
जो फल बन रहा है उसमें छेद हो रहा है, जिसको हम अपनी फ्रूट बोरर बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, हिंदी में इसको फल छेदक कहते हैं। ये एक तरीके की सुंडी है जो फल में घुसकर उसके गूदे को खा के नुकसान पहुंचाती है। और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि फसल की जो फल की गुणवत्ता है वो ख़त्म हो जाती है और उसको हम बेच नहीं सकते। तो इसके नियंत्रण के लिए भी मार्केट में बहुत सारी दवा है, जिस क्रम में किसान भाई जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो क्लोरोपाइरीफॉस करके एक दवा आती है, उस दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का एक कॉम्बिनेशन आता है, उसको यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा प्रभावी नियंत्रण देखने को मिलता है। इन सभी दवा की मात्रा 1.5 ml प्रति लीटर की दर से हमको इस्तेमाल करना है। इसी के साथ में एक और दवा जो अभी प्रभावी नियंत्रण हम देख रहे हैं वो काम आ रही है, इमेक्टिन बेंजोएट करके है 5% SG की। यदि इस दवा का 4 ग्राम प्रति 10 लीटर के हम घोल बनाकर स्प्रे करते हैं तो ये जो दवा है इसके से भी हमको प्रभावी की जो छेद नियंत्रण के लिए हमको देखने के लिए मिलता है। किसान भाइयों, फल और तना छेदक कीट के नियंत्रण के हेतु फसल में 6 से 7 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाने चाहिए। इसके साथ फसल में लाइट ट्रैप का भी उपयोग करना चाहिए। यदि फसल में नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो आप रासायनिक नियंत्रण के लिए 1 मिलीलीटर इंडोक्साकार्ब दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे फल और तना छेदक कीट का नियंत्रण हो जाएगा। मैं किसान भाइयों से लास्ट में यही अनुरोध करना चाहूँगा कि वो जब भी दवा को परचेज़ करते हैं, खरीद के लाते हैं, तो एक बार उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें और साथ ही साथ दवा का छिड़काव जब भी वो करें उस समय पूर्ण सावधानी बरतते हुए, मास्क पहनते हुए, साथ ही साथ शाम को दवा का छिड़काव करें ताकि उनकी जो भी रोग नियंत्रण और कीट नियंत्रण के लिए वो दवा का उपयोग कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अमरूद के बाग आमतौर पर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं और अक्सर अमरूद के बाग में कोई न कोई पौधा कीट व्याधियों से ग्रसित ही पाया जाता है। ये कीट अमरूद के हर आयु के पौधे में लग जाते हैं और समय रहते इसकी रोकथाम नहीं करें तो देखते ही देखते पूरे बाग में फैल जाते हैं। इसलिए इनकी रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएंगे, आइए जानते हैं जिला रांची के कीट विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष राउत से। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम अमरूद के बागवानी फसल पर उसका मैनेजमेंट किस तरह किया जा सके ताकि अच्छा पैदावार हम उससे पाए, उसके विषय पर चर्चा करेंगे। अमरूद के पौधे पर बहुत सारे कीड़े लगते हैं जो कि अमरूद का पैदावार को कम कर देते हैं। पहला चीज़ है कि बार्क ईटिंग कैटरपिलर, जिसको बोलते हैं कि छाल भक्षक कीट। वो छाल भक्षक कीट छाल का नीचे ही उसका एक सुड़ंग बना लेता है। वो सुड़ंग अब आप अगर निकाल के उसको देखेंगे तो आपको जाले जाले टाइप के नज़र आएंगे। ये अगर छाल के अंदर ज़्यादा दिन रह जाते हैं तो ये धीरे धीरे अंदर घुस के पौधे को खोखला भी कर सकते हैं। छाल भक्षक कीट, इस कीट के प्रकोप का अंदाजा पौधों पर इसकी पहचान चायनुमा अपशिष्ट, लकड़ी के टुकड़े तथा अनियमित सुरंग की उपस्थिति से होता है। इसके पिल्लू वृक्षों की छाल, शाखाओं और तना, विशेषकर जहां दो शाखाओं का जुड़ाव होता है वहां पर छेद करके अंदर छिपे रहते हैं तथा रेशमी धागों से लकड़ी के बुरादे और अपने मल से बने रक्षक आवरण बनाकर तने को खाते हुए टेढ़े मेढ़े सुरंग बना देते हैं। इससे प्रभावित पौधे कमजोर और शाखाएं सूख जाती हैं और तेज हवा चलने पर शाखाएं ग्रसित भाग के स्थान से टूट जाती हैं। तो पहला चीज़ है कि वो जालों को हमको हटाना होगा। उसका रोकथाम के लिए हमको साइपरमेथ्रिन 5 ml प्रति 10 लीटर पानी में हमको स्प्रे करना होगा।
इसके नियंत्रण के लिए अधिक प्रभाव होने पर 0.1% डाइक्लोरोवास से भीगा रुई का फोहा या क्लोरोपाइरिफॉस या क्यूनालफॉस का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल को छिद्र में इंजेक्शन में डालकर गीली मिट्टी की लोई से छिद्र को बंद करें ताकि कीट अंदर ही नष्ट हो जाएं। दूसरा अमरूद का फसल का अगर हम रस चूसने वाला कीड़ा के बारे में बात करें तो सबसे अहम में आता है मिलीबग। मिलीबग जो होता है ये गोल गोल एवं ओवल शेप में आता है, उसके ऊपर मोम का एक सफेद परत की तरह वो दिखता है। अमरूद का मिलीबग कीट यह एक बहुभक्षी मिलीबग है जो अमरूद बागान में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। मिलीबग का अधिक प्रकोप गर्मी के मौसम में होता है। मिलीबग भारी संख्या में पनपकर छोटे पौधों तथा मुलायम टहनियों एवं पंखुड़ियों से चिपककर रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां सूखकर मुड़ जाती हैं। इससे पौधे कमजोर होने के साथ इसका फलोत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पहले तो जहाँ पर अमरूद का बागवान होता है वहाँ से आपका खरपतवार उसको हटाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि खरपतवार रहने से ये दूसरे कीड़ा को भी आश्रय देता है और पौधा का भी सारा संसाधन खींच लेता है। इसलिए उसको हटाना जरूरी है। उसको हम हटाने के लिए हम साबुन का पानी का स्प्रे करेंगे पहले, उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में छिड़काव करेंगे। और हमको ये बात का ध्यान देना होगा कि हमारा जो मित्र कीट है, मित्र कीट को मरने नहीं देना है। जुडिशियस मात्रा में जितना हमको चाहिए उतना ही मात्रा में हम पेस्टिसाइड का हम उपयोग करेंगे एवं हमारा जो नेचुरल एनिमीज है, मित्र कीट जिनको हम बोलते हैं, उनका पॉपुलेशन का जैसे सुरक्षा हो उसके ऊपर ध्यान देंगे। कीट के नियंत्रण के लिए पेड़ के आसपास की जगह को साफ रखें तथा सितंबर तक थाली की मिट्टी को पलटते रहें। इससे अंडे बाहर आ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। प्रारंभिक फलन अवस्था में अथवा अफलन अवस्था में डाइमिथोएट 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। क्यूनालफॉस 1.5% चूर्ण 50 से 100 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से थाले में 10 से 25 सेंटीमीटर तक की गहराई में मिलाएं। शिशु कीट को पेड़ों पर चढ़ने से रोकने के लिए नवंबर महीने में 30 से 40 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी के चारों तरफ लगाएं और इससे नीचे 15 से 20 सेंटीमीटर भाग तक ग्रीस का लेप कर दें। ये सब चीज़ हम अगर करेंगे तो निश्चित रूप से बागवानी फसल से अमरूद हो या और भी कोई फसल हो उससे निश्चित तौर पे ज़्यादा आमदनी ले पाएंगे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। तिलहनी फसलों के अंतर्गत सरसों का प्रमुख स्थान है और प्रदेश के जो भी किसान सरसों की बुआई करना चाहते हैं वे अभी इसकी बुआई कर सकते हैं। तो इसके लिए सरसों की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें, इसकी बुआई किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भूषण प्रसाद सिंह। प्रिय किसान भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आज हम इस न्यूज़ 18 के अन्नदाता कार्यक्रम के तहत आपको जो सरसों खेती के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारे सरसों की जो खेती करते हैं उसमें 2 तरह के हैं। एक तो हम लोग तोरी का खेती करते हैं और दूसरा जो है राई का करते हैं। तो तोरी की जो बुआई का समय है वो अभी 15 सितंबर से स्टार्ट हो गया। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक तोरी की बुआई कर सकते हैं और उसके लिए जो उपयुक्त किस्म है, जो वेराइटी है हमारे पास, उसमें पंचाली और PT 303 ये अच्छी किस्में हैं। इन किस्मों को लेके खेती कर सकते हैं। और दूसरी हमारी जो राई की जो खेती के लिए उसमें बहुत सारी किस्में हैं। उसमें जो NRCHB 101 और NRCDR 2 PM30 PM25 PM28 जो शिवानी है ये किस्में हैं। पूसा बोल्ड है।
तो इन सब किस्मों में से सारी किस्में अच्छी हैं। NRCHB 101 और NRCDR 2 जो है 2, ये काफ़ी अच्छी किस्म है और इसकी उपज क्षमता काफ़ी है। तो अगर हम चाहते हैं उत्पादन को बढ़ाना तो सबसे पहले उपयुक्त जो सही किस्मों का है वो चयन करें जिसकी उपज क्षमता अधिक हो। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले गहरी जुताई करें। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई कर पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, साथ ही मिट्टी में नमी संरक्षित रहती है। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए अंतिम जुताई के समय खेत में 10 से 12 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिला दें। दूसरी है कि इसके बाद इसमें हम उर्वरक का सही ढंग से प्रबंधन करें। तो उसके लिए जो हमारे पास तोरी है उसके लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, ये चारों जो पोषक तत्व हैं इनकी आवश्यकता पड़ती है। उसमें हम नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, फास्फोरस 25 किलोग्राम और पोटास 25 किलोग्राम और सल्फर 20 किलोग्राम तोरी के लिए हम प्रति हेक्टेयर ये मात्रा अगर डालते हैं तो हमें अच्छी उत्पादन प्राप्त हो सकती है। इसके बाद आता है राई। राई में थोड़ा सा जो उर्वरक की मात्रा है वो ज़्यादा देनी पड़ती है। तो उसमें राई के लिए हमारे पास जो है नाइट्रोजन 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालने से इससे अच्छी उपज की प्राप्ति हो सकती है। उर्वरकों में यूरिया की आधी और फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई से पहले खेत में मिला दें और यूरिया की शेष बची मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर पहली सिंचाई के समय प्रयोग करें। असिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों की पूरी मात्रा एक बार में ही प्रयोग करें। एक चीज़ हम किसान भाइयों आप लोग को बतलाना चाहेंगे, जो अगर हमको क्वालिटी, क्वांटिटी और प्रोडक्टिविटी तीनों चीज़ को बढ़ाना है तो सल्फर का इस्तेमाल आप लोग सरसों में ज़रूर करें, जिससे कि तेल की मात्रा भी अच्छी हो सके, बढ़ सके और जो उसकी गुणवत्ता है वो काफ़ी अच्छी हो सके। तो ये उर्वरक का प्रबंधन काफ़ी मायने रखता है। इसके बाद सबसे बड़ा चीज़ है कि उसमें जो सही मात्रा में पौधों की संख्या होनी चाहिए। इसके लिए उपयुक्त जो बीज की दर है वो रखें और वो बीज दर 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से आप इस्तेमाल करें। और इन सब के साथ जो है हम रोग से बचाना चाहते हैं पौधे को, अपने फसलों को, तो बीज को उपचारित करके अवश्य लगाएं। इसमें हम थीरम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सारे बीमारी इसमें जो लगते हैं उसके हिसाब से कौन सी बीमारी और कीट हैं उनके हिसाब से हम इसमें इंसेक्टिसाइड या जो भी पेस्टिसाइड है उसका इस्तेमाल करते हैं। बुवाई की विधि। बीज उपचार करने के बाद बीजों की बुवाई कतारों में करें। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हुए 5 सेंटीमीटर की गहराई में बीज की बुवाई करें। खरपतवारों की रोकथाम के लिए बुवाई के पहले पेंडिमिथिलिन 3.3 लीटर दवा 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि पर छिड़काव करें। खरपतवार नियंत्रण जो है, पहला खरपतवार नियंत्रण जो है 25 दिनों पर और दूसरा जो है मैनुअली करते हैं तो 50 दिनों पर आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। रासायन का अगर इस्तेमाल करते हैं, केमिकल वीडिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दूसरा इसमें जो होता है, जो हम सिंचाई का प्रबंधन और इसका खरपतवार का प्रबंधन करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। सिंचाई इसमें 2 से 4 सिंचाई के बीच में कम से कम 2 सिंचाई और ऊपर 4 सिंचाई अगर देते हैं तो हम इसमें अच्छी उपज की प्राप्ति कर सकते हैं। पहली सिंचाई 20 दिनों पर और उसके बाद जो है दूसरी सिंचाई आपके पास उपलब्ध है तो वो 40 दिनों पे और तीसरी सिंचाई फिर 60 से 70 दिनों पे और चौथी सिंचाई जो 100 दिनों के लगभग जब फसल का होता है उस वक्त हम ये चौथी सिंचाई दे के अच्छी उपज की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बेहरा, जिला सहरसा के कृषक जितेंद्र कुमार ने। ये अश्वगंधा की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जितेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। औषधीय पौधे अश्वगंधा की, जैसा कि आप जानते हैं कि अश्वगंधा जो एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है, इसको आयुर्वेद में बहुत ही महत्व है।
जब कभी भी हम कोई भी दवा लेने जाते हैं तो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है वो हमेशा आपको इसका अश्वगंधा का चूर्ण ज़रूर देता है, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसका मेनली जो आपका उपयोग है और इसका इम्पोर्टेंस है वो आपके त्वचा के घाव भरने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और आपका जो ये मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए काम में आता है। और इसका मुख्य रूप से जो है आपका जड़ है वो इसका कॉमर्शियल पार्ट है जिसको हम काम में लेते हैं। जड़ का पाउडर ही इसके मुख्यतः काम में लिया जाता है। वैसे तो इसके पत्ते और बीज भी काम में लेते हैं, परंतु मुख्यतः इसका उपयोग जो है जड़ उपयोगी पार्ट है जिसको काम में लेते हैं। अश्वगंधा एक बहुवर्षीय पौधा है। सभी जड़ी बूटियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध अश्वगंधा ही है। अगर लाइफस्टाइल डिजीज की बात करें तो तनाव और चिंता को दूर करने में अश्वगंधा को सबसे फायदेमंद माना जाता है। अश्वगंधा के कई तरह के इस्तेमाल के कारण इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। अश्वगंधा की खेती कर किसान धान, गेहूं और मक्का की खेती के मुकाबले 50% तक अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी जो दोमट मिट्टी है उसके लिए सबसे अच्छी होती है। बलुई दोमट मिट्टी जो है वो सबसे अच्छी इसके लिए मानी जाती है। तो खेती करने के लिए सबसे पहले हमको खेत की जुताई कर लेनी चाहिए, जैसे नॉर्मल खेती की जुताई करते हैं 2 से 3 जुताई करने के बाद, क्योंकि इसकी टिल्थिंग अच्छा मतलब पोलराइज करना ज़रूरी है। सोइल जितना हल्का होगा उसमें उसकी जड़ें ज़्यादा चलेंगी और जितनी जड़ ज़्यादा होगी उतना आपका मुनाफा और उसका वजन ज़्यादा होगा। इसलिए इसमें आपको हमेशा ध्यान रखें कि जैविक खेती, यानी कि हम डायरेक्ट इसको जड़ को काम में लेते हैं, इसलिए कोशिश करें कि हम इसका ऑर्गेनिक खेती ही करें, यानी कि वर्मी कंपोस्ट या FIM का ही उपयोग करें खेत में देने के लिए। बीज के द्वारा इसमें सीड सोइंग कर सकते हैं। तो पौधे लगाने की इसमें 2 विधि हैं। एक तो आप बीज के द्वारा डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग या छिड़काव करके खेती कर सकते हैं। दूसरा आप इसका पौध तैयार करके, नर्सरी में पौध तैयार करके इसकी खेती कर सकते हैं। तो जब हम पौध तैयार करते हैं तो आप इसको पौध जब खेत में लगाने से 20 से 30 दिन पहले हम इसकी पौध तैयार करते हैं। पौध तैयार करने के लिए हम इसको रेज बेड बना लेते हैं, ऊंची बेड बना लेते हैं और उस पर बीज जो अपना रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार उसमें तैयार कर लेते हैं। अश्वगंधा की खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी तैयार करते हैं। इसके बाद खेत में उठी हुई क्यारियां बना लेते हैं। इसके बाद बीज को कतार बनाकर बुआई करें। वही बुआई के लगभग 15 दिनों बाद अंकुरण निकलने शुरू हो जाते हैं। जब हम बीज डायरेक्ट सीड सोइंग करते हैं तो इसमें बीज की मात्रा 10 से 12 kg की रिक्वायरमेंट होती है, परंतु जब हम सीडलिंग से तैयार करते हैं तो 3 से 4 kg से हम इसमें पौध तैयार करके 1 हेक्टर में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप सीडलिंग तैयार कर लेंगे और उसको खेत में शिफ्ट कर देंगे। फिर बात करते हैं इसमें कौन कौन सी जो है आप वेराइटी जो है प्रभेद लगा सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जवाहर 20 जो जबलपुर से निकली हुई वेराइटी है उसका उपयोग कर सकते हैं। एक आपका चेतक है, चेतक और प्रताप वेराइटी है जो उदयपुर से निकली हुई वेराइटी है, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई वेराइटी है, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपके प्रभेद इसमें काम में ले सकते हैं। तो आप जब डायरेक्ट खेत करते हैं तो खेत की जुताई तैयार करने के बाद आप इसको बारिश जब ख़त्म होती है, लास्ट बारिश शावर होता है उसके बाद, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो उसके बाद आप इसको अगस्त सितंबर में इसकी बुआई कर सकते हैं। तो खेत तैयार करने के बाद ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा यानी छिड़काव करके आप 10 से 12 kg सीड को 1 हेक्टर में करके तैयार कर सकते हैं। और अगर आप पौध तैयार करते हैं जो सीडलिंग आपकी नर्सरी में पहले से तैयार की हुई है उसको आप लाइन से लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप पौधे इसमें तैयार कर सकते हैं। अश्वगंधा की अच्छी फसल के लिए समय समय पर खरपतवार नियंत्रण करें ताकि जड़ों की अच्छी बढ़त हो सके। इसके लिए बिजाई के 25 से 30 दिन बाद खुरपे से तथा 45 से 50 दिन बाद कसौले से गुड़ाई करें। और पानी इसमें 1 से 2 सिंचाई की ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। परंतु अब ध्यान रखना है जब भी पानी दें, जब इसका अप्रैल जैसे आपने अगस्त सितंबर में लगाया तो इसकी खुदाई जो है आपका अप्रैल में होगा। तो अप्रैल में खुदाई करें तो आपको ध्यान रखना है कि खुदाई से पहले 1 महीने पहले इसमें पानी देना कम कर दें, पानी देना बंद कर दें, पानी नहीं दें। क्योंकि पानी देंगे क्योंकि इसमें एल्कोलाइड्स जो होते हैं तो वो आपको कंसनट्रेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा मात्रा में उसमें एल्कोलाइड्स मिलेंगे। इस वजह से उसमें 1 महीने पहले उसमें पानी बंद कर देते हैं। उसके बाद
इसकी खुदाई करते हैं, जड़ों को निकालते हैं। जड़ों को निकालने के बाद उसको कट करके जो मिट्टी वगैरह उसको साफ कर लेते हैं। उसके बाद जड़ों को हम कटिंग कर लेते हैं, पीसेज में कर लेते हैं, 7 से 10 सेंटीमीटर के टुकड़े कर लेते हैं और फिर उसका ग्रेडिंग करते हैं। जो साइज में और मोटाई में जो जड़ है उसको अलग कर लेते हैं। ऐसे करके ABCD ग्रेड करके हम उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।